नमस्कार मेरे फेसबुक के सभी भाइयों को और सभी मेरे साथियों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे लाइव आना है और एक ऐसे मुद्दे पर लाइव आना है जो शायद पूरे हमारे भारत देश को कलंकित कर रहा है। मेरे साथ मेरे जितने भी फेसबुक पर मेरे भाई जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारी बहनें, हमारे दोस्त, सभी लोग जुड़ रहे हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया करके इस लाइव को शेयर जरूर करें। उस मासूम के लिए जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसको इस आजादी का 75वां महोत्सव मनाने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसको अपनी जान गंवा करके जाना पड़ा इस दुनिया से। इसके लिए सिर्फ क्या वो एक टीचर छैल सिंह जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए हम सब लोग इक्वल जिम्मेदार हैं। दुख होता है इस बात का, एक मासूम 9 साल का बेटा इंद्र मेघवाल सिर्फ अपनी जान से इसलिए हाथ धो बैठता है कि वो एक सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर के लिए रखे घड़े से पानी ले लिया, क्योंकि उस टीचर की नजरों में, संविधान की नजरों में नहीं, भारत के संविधान की नजरों में नहीं, भारत का संविधान जो कि बाबा साहब ने लिखा है, वो सबको समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की बात करता है कि जो अस्पृश्यता है वो नहीं की जाएगी, और उसको बेस मानते हुए 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की बनाया गया। SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया कि हमारे देश की एक बहुसंख्यक आबादी, जिसको हमने कभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया, भले ही संविधान में वो अधिकार दे दिए गए, उसके लिए अदर भी हमें एक्ट बनाने की जरूरत पड़ती रही, संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश का जो सोशल ताना बाना है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं, और उसी एक भेदभाव का, उसी छुआछूत का शिकार हुआ बच्चा, जिसको मौत के मुंह में हम सब ने ढकेला, उस छैल सिंह जैसे टीचर ने ढकेला, जिसकी मानसिकता ये थी कि ये अछूत समाज से आने वाला बच्चा हमारे घड़े को कैसे टच कर सकता है। आज उस बेटे के लिए हम सबको आवाज उठानी है। ये सिर्फ एक वो इंद्र कुमार मेघवाल बेटे की बात नहीं है, ये बात इस देश में कितनी ऐसे अपराध हो रहे हैं जो सोशल मीडिया या किसी माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंचते। आज ये बात, कल 15 अगस्त है, हम देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। उस परिवार से पूछिए या अपने आप से हम लोग एक बार पूछ लें, क्या वाकई में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा दस्तावेज संविधान है, जिसमें महिलाएं, जिसमें SC/ST, थर्ड जेंडर, ह्यूमन बीइंग को इक्वल जीने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 संविधान का कहता है किसी भी व्यक्ति को विदाउट वैलिड रीजन, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप उसको लाइफ, उसकी लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो सरकारें भी वंचित करती हैं उसकी लिबर्टी से, उसकी फ्रीडम से, और यहां तो हमारे अपने लोग भी करते हैं, हमारे देश के अपने नागरिक करते। बहुत अच्छा लग रहा है कि तिरंगा झंडा लहराइए। मैंने 1 साल पहले अपने घर की बालकनी में तिरंगा लगाया था। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई हमें कहे कि अमृत महोत्सव मनाने, मेरे लिए हर दिन मेरे तिरंगा भारत की आन बान शान, मेरा प्रतीक चिन्ह, मेरा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसको हम अपने दिल में संजो करके चलते हैं। लेकिन आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल करती हूँ, क्या आपका ट्वीट इस बच्चे के लिए शोक व्यक्त करने के लिए आएगा?
कि हमें आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मानसिकता के लोग हमारे समाज में पनप रहे हैं कि एक विद्यालय जिसको कहा जाता है शिक्षा का मंदिर है, वहां पर पहुंचने वाला हमारा बेटा, उसको एक टीचर के द्वारा इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उस मासूम की कान की नस फट जाती है। और तो और देखिए, वो टीचर, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही, टीचर्स के रूप में वो निश्चित रूप से ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जिसने उस बच्चे की जान को छीन लिया। मैंने जब बहुत सारा इस पर जो बच्चे की मौत हुई है मैंने देखा, पता चला उस गांव में उस टीचर का इतना प्रभाव है कि उस बेटे के चाचा जी से उन्होंने समझौता करवा लिया दबाव डाल करके कि आप एफआईआर मत लिखवाइए। एक नहीं, हजारों केसेस है। आप डेटा जो उठा करके देखिए, राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा एससी समाज पर अत्याचार किए जाते हैं। गहलोत जी से ये सवाल है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जब उसके राज्य में पर्टिकुलर टाइप के अपराध ज्यादा हो रहे हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो एक्शंस लें, वो ऐसी प्लानिंग करें, वो ऐसी स्कीम्स बनाएं, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं जिससे लोगों की मानसिकता बदले, कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे लोगों की मानसिकता बदले। SC/ST एक्ट 1989 में आया जो कि बात करता है प्रिवेंशन की। एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ क्राइम होने के बाद पनिश कराने की बात नहीं कर रहा, वो प्रिवेंशन की बात कर रहा है। प्रिवेंशन कहता है कि आप प्रिवेंटिव क्या एक्शन लेंगे। जब राजस्थान के अंदर इतनी बहुसंख्यक आबादी वहां पर SC/ST समुदाय की है, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उन एरियाज को, उन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की मानसिकता को क्या उन्होंने कभी सर्वे कराने की कोशिश की? ये डेटा सीमा का नहीं है। ये डेटा जो है वो है NCRB का डेटा है जो कहता है कि राजस्थान नंबर 1 है SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत क्राइम होने के लिए। आपने क्या मेजर्स उठाए? आप आकर के स्टेटमेंट दे देते हैं। मेरा ये मानना है, एक कहावत है, मैं उत्तर प्रदेश की इटावा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर साल एक्साइटेड होकर के गाना भी गाते थे। और एक गाना जो है हमारे टीचर्स गवाते थे, जगदीश त्रिपाठी सर, वो कहते थे, जोलो मिले न दुखियन चैन, तोलो आजादी झूठी है। जब तक इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति के आंख से आंसू इसलिए आ रहा है कि वो उस आंसू के लिए कोई और जिम्मेदार है, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाने के लिए, उसके साथ क्रूअलिटी करने के लिए, उसको मौत के घाट उतारने के लिए, उसके साथ मारपीट करने के लिए, तब तक ये आजादी झूठी है। लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि SC/ST कैटेगरी से आने वाली है, महिलाओं की आबादी है, थर्ड जेंडर की आबादी है, विकलांग लोगों की आबादी है, क्या हम उनके साथ अभी भी मानवता के आधार पे या हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं? माना कि देश आजाद होने के बाद हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, क्या पूछा जाए उस छैल सिंह जैसे अध्यापक से कि उसकी मानसिकता बदली है? क्या हाथरस में उस बिटिया के साथ जो अपराध किया गया, किसने किया था? एक अपराध उन 4 दोषियों ने किया था और रात में मिट्टी का तेल डाल करके, केरोसिन डाल करके किसने जलाया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने जलाया था। और उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वादा किया था इस परिवार को सरकारी नौकरी देंगे और इनको सरकारी आवास देंगे। पता है आप लोगों को, इस मुकदमे को मैंने 1.5 साल तक लगातार लखनऊ हाई कोर्ट में लड़ती रही। आर्ग्यूमेंट्स में हम पूरी तरीके से जीत गए थे। जजमेंट भी अब हमारे फेवर में आया, लेकिन जजमेंट वो आप लोगों को हम शेयर करेंगे। आप देखिए किस तरीके की मानसिकता है सरकार की। व्यक्तिगत रूप से ऐसे लगता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस परिवार से, हाथरस परिवार से दुश्मनी निकाली है। कह रहे हैं जब तक वो निर्णय नहीं आ जाएगा जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तब तक हम इनको सरकारी नौकरी और सब नहीं देंगे।
मैं कहती हूं कि आपके द्वारा जो वकीलों को वहां रखा गया उनसे कहिए SC/ST एक्ट प्रिवेंशन की बात करता है। और इसी चीज पर हमने आर्ग्यू किया कि जब प्रिवेंशन की बात कर रहा है, वो रोकथाम की बात कर रहा है, वो अपराध होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी, कोर्ट में मुकदमा कर चलाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी भी कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो रोकथाम की बात कर रहा है। रोकथाम के लिए क्या कर रही है? यही आर्गुमेंट हमारा सरकार कोर्ट से था कि माननीय न्यायालय ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, वो हमें बता दें कि आप उस परिवार को कल अगर ये मुकदमा डिसाइड हो जाएगा, वहां पर डेमोग्राफिकल कंडीशन बहुत कम है, सिर्फ 2 परिवार हैं, दूसरे समुदायों का पूरा गांव है, कल ये फिर मारेंगे, उसके लिए आप क्या उपाय है आपके पास? उस परिवार को रिलोकेट करो, वहां से दूसरी जगह पहुंचा दो, आप वहां पर प्रॉपर तरीके से उनके रहने खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था कर दो। 2 साल से वो परिवार CRPF की सिक्योरिटी में है, लेकिन उसकी जो बेसिक उसके फंडामेंटल राइट थे उसका वायोलेशन हो रहा है। वो फ्री घूम नहीं सकते, वो सब्जी खरीदने जाने के लिए भी CRPF की परमिशन लेनी पड़ती है। इस चीज को लेकर के स्पेशली किसी दिन जो जजमेंट आया है, जो पूरा हाथरस केस में उत्तर प्रदेश सरकार लीपापोती कर रही है, उसको बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस लाइव को शेयर जरूर करते रहें। आप लोग इस केस की बात करें जो इस छोटे से मासूम बच्चे के साथ हुआ। आज मैं अगर आप लोगों के समक्ष यहां बैठी लाइव में अपनी बात रख पा रही हूं, तो पता है आप सभी को किसके वजह से रख पा रही हूं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के वजह से, माता सावित्रीबाई फुले जी के वजह से। अगर बाबा साहब ने ये संविधान नहीं लिखा होता तो शायद मैं लाइव नहीं आ पा रही होती, और मैं एडवोकेट भी नहीं बन पाती, और मैं शायद उस बच्चे के लिए आवाज भी नहीं उठा पाती। क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी को तो शिक्षा से भी वंचित रखा गया, इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले संविधान नहीं लिखा। मैं भी ये कहती हूँ, कमेटी थी, उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनका कभी कोट पढ़ लेना। उन्होंने कहा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ और प्रारूप समिति, जब संविधान को बनाने की बात हुई, तो मुझे ये था कि इस संविधान, हमारे भारत को, इस संविधान को लिखेगा कौन? तो मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ज्यादा काबिल कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन वही बेटा बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनके साथ भी छुआछूत की गई थी। क्या हमारा वो मासूम बच्चा इंद्र मेघवाल बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल करके क्या दूसरा भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकता था? क्या वो IAS नहीं बन सकता था? डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता था? अगर ये सब वो बनता तो क्या वो पैसे अर्न करता? क्या सोसाइटी में उसका थॉट प्रोसेस आता? क्या वो इस देश में कंट्रीब्यूट नहीं करता? या जो बच्चे जो रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं, या हमारे देश की जो एनर्जी है, जो टैलेंट है, हमारे युवा, क्या वो लोग सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं? क्या वो कंट्रीब्यूट नहीं करते? ये कैसी मानसिकता लोगों की हो गई है कि अगर कोई SC/ST समाज का बच्चा जिसका मर्डर होगा, जिसके साथ अत्याचार होगा, तो क्यों सिर्फ एज ए सिटीजन उसी पर्टिकुलर समुदाय के व्यक्ति को आवाज उठानी पड़ेगी? क्यों नहीं उस वर्ग से आवाज आएगी जिस वर्ग ने उसके साथ अत्याचार किया? ये अगर हमने मानसिकता बदल ली, जिस समाज से आने वाला वो टीचर है, अगर उस समाज ने इस बच्चे के लिए आवाज उठाई होती, तो शायद मुझे लगता है कि इतना ज्यादा SC/ST एक्ट भी काम नहीं करता, जितना जल्दी बदलाव, सामाजिक रिफॉर्म हम लोगों के थॉट प्रोसेस और हमारी मानवतावादी सोच से होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा देश, हमारा अपना भारत, एक खूबसूरत भारत जिसमें कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने तरीके के कल्चर है, हर चीज है। बाबा साहब ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें पिरोया है संविधान में। कोई भी अगर संस्था, कोई भी अगर ये कहता है कि हमारे वजह से संविधान की अखंडता बची है, और कोई भी सरकार ये दावा करती है कि हमने भारत की अखंडता को बचाए रखा, तो मैं कहती हूँ नहीं, सिर्फ भारत के संविधान ने मेरे देश की अखंडता को बचाए रखा है। और इस अखंडता को बरकरार रखने में जो लेख के माध्यम से, जो प्रोविजन दे करके, जो आर्टिकल बना करके, जो इलस्ट्रेशंस दे करके, जो प्रोवाइजो बना करके व्यवस्था दी है, ये किसने दी है? हमारे आपके एक बेटे
इस देश के सबसे ज्यादा एजुकेटेड बेटे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, गर्व महसूस होता है। लेकिन उनको भी छुआछूत के लिए, उनको भी सहन करना पड़ा ये सब। हमारे अपने देश में अपने लोगों को पानी पीने के लिए आंदोलन करने पड़े कि वो तालाब से पानी पिएंगे। हम कैसी बात कर रहे हैं? हमारा संविधान अस्पृश्यता निरोध की बात करता है, निवारण की बात करता है। हमारा संविधान आर्टिकल 15 से लेकर के जो 28 तक दिए गए हैं मौलिक अधिकारों की बात करता है। हमारे संविधान की प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से शुरुआत होती है भारत की संविधान की प्रस्तावना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में क्या यहाँ पर पूरे भारत के लोग शामिल नहीं है? क्या यहाँ पर जनरल, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, महिलाएं, थर्ड जेंडर, क्या सब शामिल नहीं है इसमें? भारत के लोगों में हर वो व्यक्ति शामिल है जो देख नहीं सकता, उसकी भी भावना है, वो भी शामिल है। जो विकलांग है पैरों से, वो भी शामिल है। जो कि कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से या हार्मोनल जब किसी का बर्थ हुआ तो वो थर्ड जेंडर बन गया, जिनको हम लोग थर्ड जेंडर समुदाय, किंडर समुदाय बोलते हैं। क्या उनके जन्म लेने में उनकी कोई गलती है? मैं कितनी स्टोरीज पढ़ते कि उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व, एक जीता जागता इंसान, जिसको जो देख सकता है, जो सुन सकता है, जिसके पास आइडियाज हैं, हमने उनको किस तरीके से अपमानित हमेशा किया। आज भी हम अपने देश के वाल्मीकि समाज, दलित समाज से आने वाले सफाई कर्मचारियों को गटर में उतार देते हैं। गटर का मतलब समझते हैं? लैट्रिन, बाथरूम जो हम लोग करते हैं उसकी सफाई करने के लिए उतार देते हैं। ये शर्म आनी चाहिए। किसको? सरकारों को, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। टेक्नोलॉजी में हम कहां पहुंच गए? चंद्रमा पे पहुंच गए। लेकिन क्या हम अपने लोगों के लिए वो मशीनरी नहीं ला सकते जिस मशीनरी को लेकर के वो सीवर में जाकर के सीवर की सफाई करें? हम दिखावा करते हैं। खुशी है कि देश की साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन ये भी तो सच है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ा ही है। हम नहीं दे पा रहे ना वो सारी चीजें। इस बच्चे के, इंद्र मेघवाल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस पर देश के प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे? क्या गहलोत जी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, इस पर आंसर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो हम सब लोग आपसे एक बात बोल रहे हैं, राजस्थान में आकर के उस बच्चे के जस्टिस के लिए आंदोलन करेंगे। कंपनसेशन सिर्फ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और आगे अपराध ना हो, इसके लिए आप क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, इस पर जवाब चाहिए। कुछ समय पहले, 5-6 महीने पहले, एक मेघवाल नाम का बेटा पाली जिले में, सिर्फ उसने मूंछ रख ली, स्मार्ट दिख रहा इसलिए उसको मार दिया गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्राइम रोकना, लॉ एंड ऑर्डर किसका फेल हुआ? और ऐसे छैल सिंह की मानसिकता फ्रंट पर आ गई। लेकिन ऐसे अभी भी कितने टीचर पनप रहे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, जो कि यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, जिनकी मानसिकता अपने पढ़ाई हुए उन बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहे उनके साथ भी भेदभाव करते हैं। कितने इस देश की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें कुलपति जो हैं वो कुछ ना कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन लाते हैं कि SC, ST और OBC समाज से आने वाले बच्चे डिप्राइव रहें जॉब से। क्यों ऐसी मानसिकता है आपकी? क्या लगता है आपको इस देश की करीब 80% जो पॉपुलेशन है उसको आप डिप्राइव रखोगे, इन सारी चीजों से वंचित रखोगे, तो ये देश तरक्की कर ले जाएगा? क्या एक ऐसी कैटेगरी के बेटे में या बेटी में या ST कैटेगरी के बेटे में वो टैलेंट नहीं है कि जो वो भी इस देश में कंट्रीब्यूट कर सके? ये मानसिकता ऐसी है, ये आपकी डिप्लोमेसी ऐसी है कि
कि आप जानबूझ करके इन लोगों को डिप्राइव रखते। बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं है। अभी हरियाणा राज्य में एक योजना आई है चिराग करके, उसमें आप लोगों को पता है प्रोविजन क्या है। उसमें प्रोविजन ये है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा उसको सरकार 1000 रुपए देगी, और जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा उसको 500 रुपए फी देनी पड़ेगी। लेकिन मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था। जब हमारा देश आजाद हुआ मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। आज मीडिया एक इंडस्ट्री का काम कर रही है। तो आप बोले ना कि हम एक इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, जब वो हमें मेंटेन करेंगे, मेरी अर्निंग जब उनसे होगी तब हम बात रखेंगे। इसी का एग्जाम्पल जब ये लोग ग्राउंड पर उतरते हैं हमारे रिपोर्टर, तो आप देखते हैं उनका विरोध होता है, आम जनता विरोध करती है। होगा विरोध, क्योंकि आप देश के साथ एक तरीके से हम कहेंगे गद्दारी कर रहे हैं, मेरे भारत के साथ। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, और उससे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन व्यक्ति होगा जिसने इतना खूबसूरत संविधान लिख दिया। 75 साल हो गए हमें आजाद हुए कल, लेकिन आपको पता है हमारे भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके। इतना लिबरल संविधान बनाया बाबा साहब। इसलिए क्योंकि समय परिस्थितियां बदलती हैं, तो समय के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम फ्लेक्सिबिलिटी दें। लेकिन हमारे देश के लोग फ्लेक्सिबल अभी भी नहीं होना चाहते अपनी मानसिकता से। वो अभी भी अपने ही लोगों के बच्चों को मारेंगे, उनको पढ़ने से डिप्राइव करेंगे, उनकी जान ले लेंगे क्योंकि घड़े से पानी पी लिया। ऐसे व्यक्ति को तो मैं कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके राजस्थान सरकार विद इन 1 मंथ ट्रायल कंप्लीट करके उसको फांसी की सजा दिलवाए, तो शायद न्याय हो पाएगा। तब शायद लोगों में डर आएगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता आप नहीं बदल पा रहे। तो जिसने अपराध कर दिया, अब उस अपराध की सजा तो यही है, मर्डर की फांसी की सजा। इंटेंशनली उसने मारा, छोटे से बच्चे को मारा, उसका इंटेंशन था। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस बेटे के लिए, इंद्र मेघवाल के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए, राजस्थान सरकार को टैग करिए, इनसे जवाब मांगिए। ये बेटा किसी के भी घर का हो सकता है, और इस तरीके का टीचर किसी भी स्कूल कॉलेज में हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस बेटे के लिए एकजुट हो जाइए और इस लाइव को शेयर भी कीजिए, जिससे लोगों तक आवाज पहुंचे और अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का प्रयोग कीजिए। हमारा भारत का संविधान कहता है, जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, एज ए सिटीजन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करें। और नागरिकों में वो आपके घर का बेटा, मेरे घर का बेटा, आपके घर की बेटी, मेरे घर की बेटी, देश का कोई भी नागरिक हो सकता है। वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, वो किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग का, क्षेत्र का हो सकता है। यही तो मेरा संविधान सिखाता है, यही तो बेसिक एजुकेशन है, यही तो मानवाधिकार की बात करता है, यही तो मानवतावाद की बात करता है। इससे इतर कुछ भी नहीं। यही तो प्रकृति बात करती है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। कभी कभी मैं वीडियोज देखती हूँ, एक बत्तख है, वो एक डॉगी के छोटे से बच्चे को अपने पीठ पर बैठाल करके ले जा रही है। ये प्रेम है, ये करुणा है, ये मानवतावाद है, जो कि एनिमल्स में भी दिखने को मिलती है। लेकिन हम जब देखते हैं स्पीसीज नहीं, सेम हम लोग मानव, ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी वो मानवता नहीं दिखा पा रहे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो एक मासूम सा बेटा इंद्र मेघवाल को मार देते हैं पानी लेने के लिए। हमारा सोच ये होना चाहिए कि ऐसे बच्चे को तो हम अपने हाथ से पानी पिलाएं, उसके सर पे एक हाथ फहरा करके उससे कहें, बेटा जाओ अब क्लास में पढ़ो, जा करके अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत आगे जाना है, देश को बहुत आगे ले जाना है, तरक्की करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन नहीं, हम ऐसा क्राइम करके जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी हम इसी तरीके का बनाते जा रहे हैं। हमने इस देश में जनरल कैटेगरी, ओबी कैटेगरी, SC ST सब बना डाली। वो कैटेगरी सिर्फ मुझे लगता है जॉब के लिए नहीं बनाई है,
हमने वो कैटेगरी इसलिए भी बना दी है क्योंकि इससे हमारी मानसिकता रिफ्लेक्ट होती रहे कि ये नीचा व्यक्ति है, ये ऊंचा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। आगे आने वाला भविष्य इस देश की ऐसे बच्चों का है जिन बच्चों से आज उनका जीवन छीन लिया गया। एक बेटे को पानी पीने से रोका गया था ना, उनका नाम बाबा भीमराव अंबेडकर जी। जब रोका गया ना, वो जिद पर अड़े तो भारत का संविधान लिख दिया और सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली। और उन्होंने इस देश की 49% महिलाओं की आबादी को जो अधिकार दिलाए हैं ना, शायद कोई नहीं दिला पाता। तो मैं तो कहूंगी आज कि इस 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पे इस देश की हर स्त्री को कम से कम बाबा साहब के लिए तो एक बार जरूर फेसबुक पे लाइव आकर के उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके दिए गए अधिकारों से आज हम सब लोग बोल पा रहे हैं। बाकी आप सभी मेरे साथियों का, मेरे फेसबुक के सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। शेयर जरूर करें और प्लीज शांत मत बैठे, चुप मत बैठे। हमारी चुप्पी पता चला किसी और बच्चे की जान ना ले ले, ऐसे निर्दयी टीचर के द्वारा, इसीलिए आवाज जरूर उठाते रहे। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बशर्ते हम इसको किसी के जस्टिस का, न्याय का जरिया भी बना लें। जय भीम, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने में हम कहीं मेरे देश के ही किसी नागरिक को शिसकने के लिए तो उसके घर में कैद नहीं कर रहे। उस बच्चे के माँ बाप से पूछिए, जिनकी कोई गलती नहीं, उस बेटे की कोई गलती नहीं, लेकिन उनके बेटे को छीन लिया गया। कहाँ से छीना गया? एक विद्यालय से, जहाँ पर यह पढ़ाया जाता है कि मानवता क्या होती है, समानता क्या होती है, देश की इकोनॉमी क्या होती है, देश की राजनीति क्या होती है, आपको देश का नाम कैसे रोशन करना है, उस जगह से छीना गया। ये बहुत ही विडंबना वाली बात है। तो आप सभी को अगेन मैं इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देती हूँ। जय भीम, जय भारत।